Namaskar, I am Vivek Kumar from Kendriya Vidyalaya HFC Baroni, Patna region. Today I am going to talk about foundational numeracy, that is very important part in our new education policy 2020. So let us discuss. Subtopics are number sense, counting, addition, subtraction, shapes, and spatial reasoning. Let us discuss them one by one. First question before starting the presentation is, do you think we should make students learn anything else before numbers? We are talking about these 5 subtopics. Anything else needed to be taught to students that is most important before the number sense? I think it should be pre-number concept. What is pre-number concept? All concepts that are to be taught before teaching students about numbers. But now the question arises, why we need to teach the pre-number concept at all? Let us discuss. There may be two reasons. On the one hand, pre-number concept reinforces the cognitive skills related to abstract thinking required to understand the advanced number concepts later on. And on the other hand, it makes use of experiential learning in part of children. Children can connect with their immediate surrounding. So these two reasons can be the reasons why we need to teach pre-number concepts before number sense. Let us discuss these concepts one by one. Tall and short and long and short. बच्चों को ये कॉन्सेप्ट जरूरी है बताना कि चीजें आपस में भी छोटी हैं, वे देख कर कंपेयर करके आसानी से बता सकें। और ये ऐसा नहीं है कि पहले से वो नहीं जानते, वो पहले से जानते होते हैं, हमें बस इंश्योर करना है कि वो चीजें। इसके बाद है इन एंड आउट, कोई चीज किसी पर्टिकुलर चीज के अंदर है या बाहर है, इसका कॉन्सेप्ट उन्हें पता हो। बिग एंड स्मॉल, दो चीजों में वो कंपेयर कर सकें और बता सकें कि कोई चीज बड़ी है और दूसरी चीज उससे छोटी है। सेम एंड डिफरेंट, बहुत सारी चीजें या कुछ चीजों में तो एक जैसी चीजों को अलग छांट पाएं और अलग जो दिखने वाली चीज है वो अलग छांट पाएं। तो ये सेम एंड डिफरेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। जैसा कि आप एग्जाम्पल में इस पिक्चर में देख सकते हैं कि दो जो रेड एप्पल्स हैं वो एक जैसे सेम है, लेकिन जो ग्रीन वाला है वो डिफरेंट है। फार एंड नियर, फार एंड नियर मीन्स कि कोई चीज किसी के रेफरेंस में पास में है और कोई चीज दूर में। ये वस्तुओं को लेकर हो सकती है या फिर हम बच्चों को भी आपस में खड़ा करके ये एक्टिविटी करा सकते हैं। हैवी एंड लाइट, इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है कि बच्चों के दोनों ही हाथों में कुछ चीजें दी जाए, दोनों ही हाथों में, एक में हैवी हो एक में लाइट हो, और उनको खुद फील करने दें। यहाँ एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात हो सकती है, खुद फील करने दें कि कौन सा उसमें से हैवी है कौन सा लाइट है। मोर एंड लेस, मोर एंड लेस में यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे बिना काउंटिंग के बच्चे सिर्फ देखकर ये बता सकते हैं कि किस जगह पर क्वांटिटी ज्यादा है और किस जगह पर क्वांटिटी कम है। हालांकि उनको अभी काउंटिंग नहीं आती है, लेकिन सिर्फ देखकर वो ये बता पाते हैं। तो ये मोर एंड लेस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आगे नंबर सेंस में बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है थिक एंड थिन, मोटा और पतला, दो चीजों में यहाँ पे भी कंपैरिजन की बात है कि कंपेयर करके वो बता सके कि इसमें से मोटा और पतला कौन सा है। फ्रंट एंड बिहाइंड, रेफरेंस देके बच्चे ये बता पाए कि कोई चीज दूसरी चीज के फ्रंट में है और कोई दूसरी चीज उसी के बिहाइंड में है, यानी आगे और पीछे है। बिफोर, आफ्टर एंड इन बिटवीन जो है कॉन्सेप्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नंबर सेंस में, क्योंकि जब हम नंबर सेंस सीखेंगे बच्चों को बताएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि बिफोर दिस नंबर, आफ्टर दिस नंबर एंड इन बिटवीन दीज नंबर्स, हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो बच्चे अगर ये बता पाए कि वो कौन सा नंबर बिफोर आफ्टर आएगा, तो उसके लिए जरूरी है कि बिफोर आफ्टर और इन बिटवीन का कॉन्सेप्ट उनको पहले से ही क्लियर हो। इसलिए मोर एंड लेस, बिफोर आफ्टर एंड इन बिटवीन को मैं ज्यादा जोर देता हूँ प्री नंबर कॉन्सेप्ट। Now we'll talk about number sense and how to develop it. Developing number sense using different materials is very important. We don't have all time the same material. We should manage which material will be useful or available at the time when we are going to introduce number sense. So these materials can be ice cream sticks, buttons, building blocks, rajma seeds, beads, bottle caps, aluminium foil balls.
इन सभी मटेरियल्स को हम यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई एक ही हो पर्टिकुलर। आपका तरीका है कि आप किस तरीके से बच्चों के सामने इन मटेरियल्स को यूज करके नंबर सेंस को डेवलप करते हैं। So there are so many methods to develop this number sense, and these are like this. We can see here for 1, 2, 3, 4 and 5. For 1, only one object is here. For 2, two objects together are here. 3, three objects. 4, four objects and 5, five objects. Means जब भी हम नंबर सेंस को बच्चों के सामने इंट्रोड्यूस करें तो रिलेटेड जो क्वांटिटी है वो भी उनके सामने हो, और फिंगर से इसे हम कोशिश करें ना बताएं। अगर फिंगर से हम बताते भी हैं तो जरूरी है कि 1 पे 1 फिंगर, 2 पे टुगेदर 2 फिंगर्स, 3 पे टुगेदर 3 fingers, not this 3 or this 2 or this 1. So these activities can be very useful to develop number sense in clear manner. दूसरे एग्जांपल्स के लिए आप बहुत सारे देख सकते हैं, यहाँ पे गेम्स हैं, एक्टिविटीज बोर्ड्स हैं, बोर्ड गेम्स हैं, पेपर पॉइंट्स, इनको इस्तेमाल किया जा सकते हैं। इन दिस वे वी डिजाइन वेरियस एक्टिविटीज और वी कैन यूज एनी ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग्स। Now we'll discuss something about how to help children with their writing skills with regard to numbers or numerals. For this, we have an excellent method called sand tracing. जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, एक स्क्वायर शेप के बॉक्स में कुछ सैंड को रखा गया है, जिसमें बच्चे को कहा गया है कि 1 ड्रॉ कीजिए, और वो अपनी फिंगर से 1 को ड्रॉ कर रहा है। जब इस तरह से बच्चे प्रैक्टिस करते हैं तो जो फॉर्मेशन है न्यूमरल्स का उनको याद रहता है, और वही फिर वो रिपीट करते हैं अपनी कॉपी में विद पेंसिल जब वो प्रैक्टिस करते हैं। तो इससे जो प्रॉब्लम आती है, कई बार देखते हैं हम 2 और 5 ये दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, बच्चों को कंफ्यूजन दोनों में होती है, वो 5 को 2 को 5 बनाते हैं। इस तरह 6 और 9 में उनको कंफ्यूजन रहती है। तो इन सभी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सैंड ट्रेसिंग एक्टिविटी बहुत ही यूजफुल है। वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर सेंस, बट देयर इज अ क्वेश्चन, व्हेन शुड वी इंट्रोड्यूस जीरो? As we know that the great Indian mathematician Aryabhatta invented the symbol of zero, or invented the concept of zero. But the problem is when to introduce this zero to the students at the primary stage. There is always a confusion whether to introduce zero in the beginning of the numbers or after number 9. तो इस संबंध में मेरा विचार है कि जीरो को नंबर 9 के बाद ही इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि जीरो को शुरू में इंट्रोड्यूस करना कई तरह की कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जीरो का कॉन्सेप्ट एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। इसलिए जीरो को हम हमेशा नंबर 9 के बाद ही इंट्रोड्यूस करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं इस एक्टिविटी में। आप देख सकते हैं इस एक्टिविटी में कुछ बॉक्सेस बनाए गए हैं और यहाँ पे कुछ स्टिक्स हैं। इसमें बच्चों को कहा जाता है कि जितना भी नंबर यहाँ पे लिखा है, अगर 7 है तो 7 में 7 स्टिक्स उस बॉक्स में डालिए, 8 के आगे 8 स्टिक्स डालिए, 9 के आगे 9। जब बच्चे सभी स्टिक्स रिलेटेड नंबर्स हैं उसके आगे डाल देते हैं, उसके बाद जहां पर जीरो होगा और ये एम्प्टी बॉक्स होगा। अब एम्प्टी बॉक्स में हम ये कहेंगे कि यहां तक तो 1 है, लेकिन इस बॉक्स में कुछ भी नहीं है, यानी एक भी स्टिक नहीं है। जब एक भी स्टिक नहीं है, इट मींस इसको हम बोलेंगे जीरो। जीरो कॉन्सेप्ट तब आएगा जब एक भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा काउंटिंग में। तो और अच्छे से क्लियर करने के लिए क्वेश्चन हैं वो हम बता सकते हैं बच्चों को, जैसे कि हमारी टू बेसिक की बुक में है एक पोएम हिंदी में, 5 चिड़िया थी, एक उड़ गई, बाकी रह गई 4। 4 चिड़िया थी, एक उड़ गई, बाकी रह गई 3। इसी तरह से जब लास्ट में हम पहुंचते हैं तो एक चिड़िया थी, वो भी उड़ गई, तो बाकी रह गया 0, यानी एक भी चिड़िया अब वहां नहीं है, तो यहाँ पे अब 0 चिड़िया। इसी तरह से इंग्लिश में एक पोएम है, 5 little ducks went for swimming one day over the hills and far away. Mama duck said quack quack quack, but only 4 ducks came back. तो जैसे 5 से 4 हुए, 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1, और लास्ट में 1 भी डक वापस नहीं आएगी, तो हम कह सकते हैं नाउ 0 डक हैज कम। तो ये कविताएं, पोएम्स जो हैं, ये भी बहुत हेल्प करती हैं बच्चों को इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि जीरो क्या है। नाउ फ्रेंड्स, वी हैव इंट्रोड्यूस्ड नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 to our students, which they have understood too. Now the question is how to introduce number 10, that 1 followed by 0. हमने 0 को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, नंबर 1 से 9 तक भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, लेकिन अब 10 की बारी आती है। तो 10 में हम इतना कंसर्न क्यों है कि 10 के बारे में बताने में हमें थोड़ा सोचना चाहिए। हाउ वी कैन डू दिस इज शोन इन द नेक्स्ट स्लाइड। हाउ टू इंट्रोड्यूस नंबर 10।
here buttons are used, here sticks are used. कहने का मतलब यह है कि जैसे ही नंबर 9 के बाद हम 10 की तरफ बढ़ेंगे और 10 आते ही हमें क्या करना है, ग्रुपिंग सिखाना है बच्चों को, यानी नंबर 10 पे ग्रुपिंग। जैसे ही नंबर 10 आए हमको बताना है कि नंबर 10 के लिए हम सभी 10 स्टिक्स या 10 बटन्स या जो भी हमारे पास लूज मटेरियल है उनको हम ग्रुप कर देंगे। ग्रुप जैसे यहाँ पे स्टिक को आप देख सकते हैं, ग्रुप करने के लिए हमने इसको रबर बैंड से बांध दिया है। तो इस तरह से अब इस ग्रुप को देख के यानी इस बंडल को देख के बच्चे आसानी से बता देंगे यहाँ पे 10 स्टिक्स हैं और लूज स्टिक्स को लूज रखना है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी वो इस तरह की ग्रुपिंग देखेंगे वो समझ जाएंगे कि यहाँ पे 10 है। बटन्स है तो बटन्स को आप गार्लैंड की तरह यूज कर सकते हैं। हिंट के लिए जैसे आप देख सकते हैं स्टिक्स का, यहाँ पे एक बंडल के लिए 10 स्टिक्स यहाँ पे दिखाया गया और लूज स्टिक्स के लिए 1। इससे आसान ये रहता है कि जैसे ही हम 10 के बाद के नंबर्स पर पढ़ेंगे वहां पे कंफ्यूजन नहीं रहेगी। यानी जैसे 11 की बात करते हैं तो 10 एंड 1, तो 10 के लिए एक बंडल शो करेंगे और 1 के लिए एक लूज स्टिक, तो 11 बहुत क्लियर रहेगा, ना कि उसे 11 स्टिक्स को अलग अलग काउंट करना पड़ेगा। इसलिए नंबर 10 का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा ग्रुपिंग या बंडलिंग से ही होना चाहिए। So the important thing is to remember here is grouping or bunching or bundling. We can see here an example. For number 21, we can show two bundles of 10 sticks and one loose stick. These two bundles showing 2 for 20 and 1 for 1 loose stick. So this is very effective method to develop number sense. Here we can use beads also. For beads we can group them in thread and loose beads will be separated. So for number 25 we can make two groups of 10 beads and 5 loose separately. Now we will talk about number combination. Students so far have understood numbers from 1 to 9 and also 0. Now in order to make combination of these numbers, what is very helpful is board games, number combination. It is something like this, you can see on the screen. आप देख सकते हैं यहाँ 8 के लिए 9 तरीके बताए गए हैं कि किस तरह से 8 का जो कॉम्बिनेशन है वो बनाया जा सकता है। जैसे 8 + 0 8, 7 + 1 also 8, 6 + 2 8, 5 + 3 8। इट मीन्स बच्चे को ये क्लियर होना चाहिए कि 8 को बहुत तरीकों से जोड़कर या कंबाइन करके बनाया जा सकता है। हेल्पफुल रहेगा आगे चल के जब वो एडिशन सीखेंगे उसमें। नाउ दिस इज इन ऑल्सो अनदर board game for number relations. This card is placed on number 34 and here we can see that the -10 here, -1 here, +1 and here +10. हम अगर बच्चे से ये कहें कि इस फ्लैप को ओपन कीजिए तो देखेंगे कि 34 - 10 करने पर यहाँ पे उनको 24 दिखाई देगा और इसी तरह से इस फ्लैप को ओपन करने पर उनको 44 दिखाई देगा जो कि +10 पर शो होता है। इसी तरह से 434 यहाँ पे 33 दिखाई देगा, आफ्टर 34 यहाँ पे 35 दिखाई देगा। और इस कार्ड को आप पूरे इस 100 के नंबर से कहीं भी सेट करेंगे तो रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट वही आएगा जो कि फ्लैप के नीचे होगा। तो इस तरह से बच्चे को रिलेशन समझ में आएगा कि पर्टिकुलर नंबर से उसके बिफोर वाला नंबर का क्या रिलेशन है, आफ्टर वाला नंबर क्या है, -10 या +10 करने पर क्या रिलेशन बनता है। तो ये कहीं ना कहीं उनके कॉम्बिनेशंस को, उनके नंबर्स के बीच में रिलेशंस को समझने में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज counting. How do we define counting? Counting means knowing numbers in a proper sequence in order to inculcate this concept children. Again we can use different kinds of materials. Again ice cream sticks, building blocks, buttons, rajma seeds, beads, bottle caps and aluminum foil paper and any other material if you use. Counting can be taught in two manners. First is quantity or cardinal, means in quantity manner like 1 2 3 4 5 in a quantities. You can see in the picture here for 10 we have a bundle of 10 sticks. For 11 we have one bundle of 10 sticks and one loose stick. And for 12 here we have one bundle of 10 sticks and two loose sticks. This is showing the quantity of sticks in sequence. So this is showing counting in quantity or cardinal manner. Let us see the second. Second is counting in tens and ones in position or ordinal manner. Here we can see that Anna is first, Sam is second, Tom is third, and so on. So Sam is on the second rank.
it is not mean that there are two boys on the second number. It is his position in the classroom as his roll number is second. So this is called positional or ordinal manner of counting. After counting, we must ensure that students learn about before the number concept, after the number concept, and in between the numbers concept. For this, we can use these types of worksheets. You can see on the screen. After 3, what number will come? You can see here on the number line. After 3, 4 will come. So student will write 4 and so on. What comes before? Same number line can be used. Before 9, the number 8, and before 5, the number 4. So these types of worksheets are very useful clearing the concept of counting. What comes between two numbers? What number will come? If the students do the counting in sequence manner, they can easily find which number will come between two numbers. Here 17 and 19. You can see that 17 is here and 19 is here, and between these two numbers 18 is the answer. So 18 is the answer. Now we come to the concept of addition and subtraction. It is very important concept and requires some skills to impart it to children. It's not advisable to introduce this concept rather directly. Instead, we should first devise some activities and then come to this concept. As we can see on the screen here, this plate shows 5 plus 2 means 5 blocks and 2 blocks. If we put together here and count them, student can easily find the answer. That answer is 7. इसी तरह से यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन के लिए देख सकते हैं कि 10 स्टिक्स हैं यहाँ पे, उसमें से 5 को अलग कर दिया जाए तो यहाँ पे 5 बचेगा. तो यहाँ पे जो बात कहने वाली है कि डायरेक्ट हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन को इंट्रोड्यूस नहीं करना है. फॉर एडिशन वी कैन से two things together. Some other activities are here. We can see this board game. For 8 plus 6, we can use 8 butterflies in different color and 6 butterflies in different colors, and then we can ask student to add them and tell the total. They will count them and answer the question that 8 plus 6 will be 14. Another board game you can see here, flower addition. This flower addition shows combination of number 10 as 5 plus 5, 4 plus 6, 3 plus 7, 2 plus 8 and 9 plus 1 and so on. For subtraction, here you see that 14 minus 7 answer will be 8. But how it can be done? If we put 15 blocks here, 8 are already here, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. And then removing blocks, 7 blocks will be removed as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ जो है 10 के जो है बॉक्सेस को अलग ग्रुप में रखा गया है, जिससे बच्चों को बार बार गिनने की जरूरत नहीं है. वो आसानी से यहाँ देख के बता सकते हैं कि यहाँ 2 ब्लॉक्स कम है 10 में से, इट मीन्स आंसर जो है 8 होगा. तो इस तरह के बोर्ड गेम्स से एक्टिविटीज करने से बच्चों में कॉम्बिनेशंस, नंबर कॉम्बिनेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज्यादा अच्छे से क्लियर होते हैं. इसी तरह से यहाँ पे एक दूसरा गेम देख सकते हैं आप, जिसमें ब्लॉक्स को यूज किया गया है और यहाँ दिखाया गया 10 माइनस 1 ब्लॉक. यहाँ 10 ब्लॉक्स को दिखाया गया और यहाँ 1 दिखाया गया. यहाँ पे 1 का मतलब है इसमें से चूंकि 1 निकालना नहीं है, इस 1 ब्लॉक से इस 1 ब्लॉक को कैंसिल करना है और जो बाकी बचे हुए ब्लॉक्स हैं उनको काउंट करके आंसर को लिख देना है. तो इस तरह के हमें ज्यादा से ज्यादा बोर्ड गेम्स या एक्टिविटीज को, वर्कशीट्स को डेवलप करना है. जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए. इसके बाद बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. जब तक हम बच्चों को क्वेश्चन डायरेक्ट देते हैं, जैसे 2 plus 3, 16 plus 9, यहाँ वो आंसर आसानी से कर पाते हैं. लेकिन जैसे ही उनको हम वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन को देते हैं, दे फील डिफिकल्टी इन सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स. तो इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉइन, सेपरेट, पार्ट, होल एंड कंपेयर. ये जो सभी टाइप्स हैं ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के हैं और इनके भी कुछ टाइप्स हैं. इन सभी को हमें बच्चों तक लेके जाना होगा. ये टाइप्स हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस हमें इस तरह से करानी है ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में आए तो बच्चे सॉल्व कर पाए. तो और अच्छे से समझने के लिए आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. फर्स्ट इज टाइप ऑफ प्रॉब्लम जॉइन. हियर आर 3 टाइप्स ऑफ दिस टाइप. फर्स्ट, रिजल्ट अननोन. Ketan has 5 marbles. Seema gave him 8 more marbles.
हाउ मेनी मार्बल्स डज केतन हैव ऑल टुगेदर? केतन के पास 5 मार्बल्स हैं, सीमा ने उसे 8 और दे दिए, तो अब केतन के पास टोटल कितने हैं, यानी अब हमें यहाँ पे टोटल रिजल्ट कितना है वो पता करना है। तो यहाँ पे रिजल्ट अननोन हो गया। सेकेंड इज चेंज अननोन। केतन हैज 5 मार्बल्स, हाउ मेनी मोर मार्बल्स डज ही नीड टू हैव 13 मार्बल्स ऑल टुगेदर? केतन के पास 5 मार्बल्स हैं, लेकिन उसे और कितने मार्बल्स चाहिए कि 13 मार्बल्स हो जाएं? तो चेंज कितना आएगा वो हमें पता लगाना है। स्टार्ट अननोन। केतन had some marbles. Seema gave him 5 more marbles. Now he has 13 marbles. How many marbles did Ketan have to start with? केतन के पास कुछ मार्बल्स थे, उसे 5 और मिले, अब उसके पास 13 मार्बल्स हैं, 13 मार्बल्स। तो हमें यह पता करना है कि हाँ स्टार्टिंग में उसके पास कितने मार्बल्स थे। यहाँ स्टार्ट अननोन होगा। आप देख सकते हैं कि जॉइन में भी हमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन मिल गए सेम प्रॉब्लम के लिए। तो ये तीनों ही टाइप्स के प्रॉब्लम्स को हमें बच्चों के सामने लाना होगा और प्रैक्टिस करानी होगी। अब चलते हैं सेकेंड टाइप पर, टाइप ऑफ प्रॉब्लम सेपरेट। फर्स्ट इज रिजल्ट अननोन। केतन हैड 13 marbles. He gave 5 to Seema. How many marbles does Ketan have left? यहाँ पे 13 मार्बल्स केतन के पास थे, उसमें से 5 सीमा को दे दिए, तो अब रिजल्ट के तौर पर उसके पास कितने मार्बल्स बचे हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट अननोन है। सेकेंड इज चेंज अननोन। केतन हैड 13 marbles. He gave some to Seema. Now he has 5 marbles left. How many marbles did Ketan give to Seema? केतन के पास 13 मार्बल्स थे, कुछ उसने सीमा को दिए और उसके पास 5 मार्बल्स बचे। तो कितने मार्बल्स केतन ने सीमा को दिए, यानी चेंज कितना आया वो हमें पता करना है। तो यहाँ पे हुआ चेंज अननोन। नेक्स्ट इज स्टार्ट अननोन। केतन हैड सम मार्बल्स. ही गेव 5 मार्बल्स टू सीमा. नाउ ही हैज 8 मार्बल्स लेफ्ट. हाउ मेनी मार्बल्स डिड केतन हैव टू स्टार्ट विद? केतन के पास कुछ मार्बल्स थे, उसने 5 मार्बल्स सीमा को दे दिए, अब उसके पास 8 बचे। तो हमें यह बताना है कि स्टार्टिंग में उसके पास कितने मार्बल्स थे। यहाँ पे स्टार्ट अननोन। नेक्स्ट इज पार्ट पार्ट होल। यहाँ पे 2 टाइप्स हैं। होल अननोन। केतन हैज 5 रेड मार्बल्स एंड 8 ब्लू मार्बल्स. हाउ मेनी मार्बल्स डज ही हैव? केतन के पास 5 रेड मार्बल्स हैं और 8 ब्लू मार्बल्स। तो टोटल 2 ग्रुप्स में मार्बल्स हैं, तो दोनों ही ग्रुप्स के टोटल मार्बल्स कितने होंगे? तो यहाँ पे 2 पार्ट को होल करके बताना है। तो यहाँ हुआ होल अननोन। नेक्स्ट इज पार्ट अननोन। केतन हैज 13 मार्बल्स, 5 आर रेड एंड रेस्ट आर ब्लू. हाउ मेनी ब्लू मार्बल्स डज केतन हैव? केतन के पास 13 मार्बल्स हैं, जिसमें से 5 रेड हैं, बाकी जो है ब्लू है। तो ब्लू मार्बल्स कितने हैं ये हमें बताना है। तो पार्ट जो है एक वो अननोन है, तो ये हो गया टाइप पार्ट अननोन। नेक्स्ट इज कंपेयर। फर्स्ट इज डिफरेंस अननोन। केतन हैज 13 मार्बल्स, सीमा हैज 5 मार्बल्स. हाउ मेनी मोर मार्बल्स डज केतन हैव देन सीमा? तो यहाँ पे केतन के पास 13 मार्बल्स हैं, सीमा के पास 5 मार्बल्स हैं, तो दोनों में डिफरेंस कितना है ये बताना है। तो इसलिए ये हो गया डिफरेंस अननोन। सेकेंड इज कंपेयर्ड क्वांटिटी अननोन। सीमा हैज 5 मार्बल्स, केतन हैज 8 मोर देन सीमा. हाउ मेनी मार्बल्स डज केतन हैव? सीमा के पास 5 मार्बल्स हैं, केतन के पास सीमा से 8 ज्यादा मार्बल्स हैं। तो ये बताना है कि जो कंपेयर्ड क्वांटिटी है, यानी केतन के पास टोटल कितने मार्बल्स हैं। तो यहाँ हुआ कंपेयर्ड क्वांटिटी अननोन। नेक्स्ट इज रेफरेंस सेट और कंपेयर्ड सेट अननोन. केतन हैज 13 marbles. He has 5 more marbles than Seema. How many marbles does Seema have? केतन के पास 13 marbles थी. He has 5 marbles more than Seema. तो ये 13 है, वो सीमा से 5 ज्यादा होकर बनते हैं। तो ये बताना है कि सीमा के पास कितने मार्बल्स, यानी जो कंपेयर्ड क्वांटिटी है वो हमें पता नहीं है। तो रेफरेंस सेट और कंपेयर्ड सेट अननोन है। Next thing to discuss is shapes. In order to teach this concept, what I use is various cutouts of different shapes and ask students to tell one shape from the other or to collect cutouts of similar shapes together. You can see in the screen. We can also use this worksheet and tell students to sort out similar shapes or sort out shapes on the basis of their own. ऐसा करने से बच्चे शेप्स के बारे में अभी जानते तो नहीं है, लेकिन
को देखकर उनके अंतर को पहचान सकते हैं और उन्हें अलग कर सकते हैं, और इसी बेस को लेते हुए आगे चलकर हम उनके उस शेप की प्रॉपर्टीज के थ्रू उस शेप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। किसी भी शेप को इंट्रोड्यूस करने से पहले सबसे जरूरी है कि उस शेप से रिलेटेड डेली लाइफ के बहुत सारे एग्जांपल्स बच्चों के सामने लाए जाएं और फिर लास्ट में बताया जाए कि ये जो जितने भी चीजें हमने देखी हैं वो पर्टिकुलर किस तरह की दिखते हैं, वो शेप का नाम क्या है। तो जैसे यहाँ देख सकते हैं, फॉर सर्कल वी कैन यूज बॉल्स, बटन्स, व्हील, चपाती, क्लॉक, कॉइन, डोनट, हाफ कट लेमन, बॉल, पिज्जा, टायर, woolen ball. And finally we can say that all these things are in the shape of circle. So this shape is circle. Similarly for triangle, we can give them different examples from our daily life. We can see in the picture here a glass, carrot, a tree, signboard, a hut, a mountain, a fish, an ice cream, etc. All these things are in the shape of triangle. So this is triangle shape. Next, rectangle. For rectangle also we have different examples like chocolate, tree, clock, door, envelope, paper sheet, map, currency note, book, radio, scale, etc. इसके साथ मैं एक क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ बच्चों से कि आप ये बताइए कि हमने जो अभी तक शेप्स देखे हैं उनमें से सबसे ज्यादा शेप आपको कौन सा अपने सराउंडिंग में देखने को मिलता है। तो मोस्टली जो आंसर मुझे मिलता है रेक्टेंगल। नेक्स्ट इज स्क्वायर। स्क्वायर बताते वक्त हमें थोड़ा डिफरेंशिएट करना होगा रेक्टेंगल से एग्जांपल्स के साथ, उसके बाद हम स्क्वायर को क्लियर करेंगे तो ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। नहीं तो कंफ्यूजन अक्सर बच्चों में रहता है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो अक्सर स्क्वायर को रेक्टेंगल बता देते हैं और एक रेक्टेंगल को स्क्वायर बता देते हैं। इसके लिए एग्जांपल्स हम क्लॉक का दे सकते हैं, स्क्वायर शेप क्लॉक, कैलकुलेटर इन स्क्वायर शेप, गिफ्ट बॉक्स, चेस बोर्ड, पजल बोर्ड्स, टीवी स्क्रीन, मैट्स, etc. all which are in square shape, and we can say that these things are in the shape of square. Now activities for shapes, we can use different worksheets to match the shape with the object which is similar to the shape, or we can use different materials to make different pictures, or we can use different shapes to make models. यहाँ पे एक चीज ये भी है कि अगर बच्चे ये समझ पाए कि हम किसी अगर फेस को ड्रॉ करते हैं और उसमें हम शेप्स को यूज करते हैं तो आईज के लिए कौन सा शेप ज्यादा यूजफुल है, या वो कौन सा शेप यूज करते हैं, नोज के लिए कौन सा शेप यूज करते हैं, ईयर्स के लिए कौन सा ये शेप यूज करते हैं, हेड के लिए कौन सा शेप यूज करते हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्पेशल रीजनिंग को भी अपनी डेवलप कर रहे हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज भी हमें शेप से रिलेटेड जरूर करानी चाहिए। सिर्फ शेप्स के नाम को या उनकी प्रॉपर्टीज को इंट्रोड्यूस करना ही नहीं, उनसे वो बच्चे कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ को रिलेट कर पाए और नई नई एक्टिविटीज खुद भी कर पाए। नाउ मूविंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल रीजनिंग। स्पेशल मीन्स रिलेटेड टू स्पेस. It refers to the understanding of children of where things are in relation to the other things. For special reasoning, I have found a very interesting question in our NCERT Math Magic book. That is, Madhav wants to make a pattern on the gate using this design. Can you guess which of these cannot be found with this? तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों में ये क्यूरियोसिटी लाते हैं कि इस डिजाइन से आखिर कौन सा डिजाइन नहीं बन सकता है। तो अगर वो ढूंढ कर इसका आंसर निकाल पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो स्पेशल रीजनिंग को यूज कर रहे हैं, उनकी जो स्पेशल रीजनिंग की पावर है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है। इसका सिमिलरली पैटर्न्स आर आल्सो कंसीडर्ड टू इंक्रीज स्पेशल रीजनिंग इन स्टूडेंट्स. These types of patterns we can see in our NCERT books. अगर बच्चे इस तरह के पैटर्न्स को सॉल्व कर पा रहे हैं तो स्पेशल रीजनिंग की जो पावर है वो धीरे धीरे उनमें इंक्रीज हो रही है। और एंड दीज पैटर्न्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ shapes patterns and number patterns. Now one more activity which I like to use in my classes is tangram. Tangram is a Chinese technique. The tangram is made from cutting a square into 7 pieces, but I use only half portion of this square shape. I use only this triangle and make cutouts to solve the students to make this triangle again. इसे और क्लियरली दिखाने के लिए मैंने आगे जो अपने TLMs दिखाए हैं उसमें आप देख पाएंगे।
Some TLMs prepared by me which I often use in my classes. I have a TLM box, you can see in the picture, which I have made Pitara. In this Pitara, I store various kinds of TLMs useful for number sense and related concepts like ice cream sticks, measuring rope, currency notes, twisted paper strip, flashcards, etc. Another interesting concept is number meter. You can see in the picture, which I have taken from the household electric meter. This is useful to test students' number recognition ability. As we can see here, the number 213 is opened in this number meter. If I ask students to open this number and he is able to find 213 in this number meter, then we can say that students is able to recognize the number. Here we can see that for skip counting and odd even numbers, I have a twisted paper strip. We can see that 2, 4, 6, 8, 10, 12. This is showing even numbers or skip numbers in even form. And here 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 in odd manners. There are number coins for various board games, number flashcards with pictures, pockets for place values. As we can see that here 7 denotes tens place and 8 denotes ones place. And if we ask students how many bundles are there in this number, if they are able to tell that 7 bundles are required to make 78 numbers and 8 loose sticks, then it is successful to test their number sense ability. Next, measuring rope. This is a non-standard unit to measure length of different things. यहाँ पर मैंने कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये इतने मीटर या सेंटीमीटर का है. बच्चों से बस ये बोला जा सकता है कि आप मेजरिंग रोप को लीजिए और इस रोप के जो डॉट्स लगे हैं उससे नापिए कि कितने डॉट्स तक इस आपके टेबल की लेंथ है या डेस्क की लेंथ है या फिर बुक की लेंथ. अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट में वो मेजरिंग करना सीख जाते हैं. नेक्स्ट इज numbers in tens. Also a TLM which I often use after developing the sense of numbers in tens and ones. Here we can see that 2 bundles of 10 are there and 3 loose sticks. If I ask students to tell the real number which this picture shows and he is able to tell that this is 23, then this TLM is successful. Here is another board game developing the sense of tens and addition. I have made a dice net to show students how opposite numbers of a dice can be found. This is a clock with angle which shows angles with time, and here is a fraction wall which shows different fraction parts. Now this is number arrow cards 960 and 2. If we put these cards one on another, we find the number 962, but we can see that number 9 is denoting the place value 900, 6 is denoting 60 and 2 is denoting 2. So this is very useful to trace the place value of 9, 6 and 2. There are 2 sheets which I have made for measuring the area or space occupied by objects by counting the blocks or boxes included in the picture. And these are the example which I have told earlier in the slide about 10 gram. I am using half of the portion and I have made different cutouts, and these cutouts are given to students to solve as the largest triangle puzzle. Students take interest in these types of activities and we directly building the sense of spatial reasoning in students. This is my presentation. I hope you would like it. Thank you. Goodbye.